रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। सियासी हलकों में आजकल सबसे बड़ा सवाल और वो ये सवाल है जी कि निगरान जो है वो कौन होगा। निगरान हुकूमत में निगरान वज़ीर आज़म के नाम के हवाले से बहुत सारी जहमगोइयाँ जो हैं हुई है। इसहाक डार साहब का नाम हमने देखा कि एक जो है वो सर फहरिस्त आता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर ये कहा जाता है कि नहीं ये नाम नहीं है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिससे लगने लगता है कि इसहाक डार साहब का नाम जो है वो ज़ेरे गौर है। पीपल्स पार्टी भी शायद इस पर मुत्तफिक है, लेकिन हतमी तौर पर इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर क्यों ये बात अगर तय भी कर ली गई है किसी मीटिंग के अंदर तो सिगा राज में क्यों रखी जा रही है, इस पर भी हम करेंगे बात। IMF की कड़ी शर्त थी जी कि बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ये दावा कर रहे हैं कि उसका बोझ गरीबों पर पड़ने नहीं देंगे। 0 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई इजाफा नहीं होगा, ये कहना है वज़ीर आज़म साहब का। आप देखते हैं कि किस हद तक उनकी बात जो है वो दुरुस्त साबित होती है। IMF ने इसहाक डार और शौकत तरीन को कर्ज प्रोग्राम में ताखीर का जिम्मेदार ठहरा दिया है। इसके अलावा बात होगी जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए गए हैं। याद रहे कि वो उनको पेशी के लिए कहा गया था, वो पेश नहीं हुए और उसके बाद फिर ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए हैं। कहा जा रहा है कि कल 10 बजे तक का हुक्म दिया गया है कि गिरफ्तार करके पेश किया जा सके, यानी आज का जो दिन है वो बड़ा अहम होगा इस हवाले से अगर कोई गिरफ्तारी हो जाती है तो। अस्सलाम वालेकुम खाई साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुखारी साहब जी, अब आप वही एक सवाल मेरे ख्याल में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन होगा जी निगरान वज़ीर आज़म। जी मैं बिल्कुल सही है। आज का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इसलिए कि हर तरफ इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो PDM का इत्तेहाद है। ज़ाहिर है PTI की चूँकि कोई हैसियत नहीं है इस वक्त, इसलिए उस तरफ से तो कोई वाइब्स नहीं आ रही हैं, लेकिन बहरहाल ये एक इशू है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच जो इख्तलाफ का तासुर उभर रहा है, जिस तरह कि आज आपने देखा कुंडी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज कुंडी साहब ने और शेरी रहमान ने इकट्ठे मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा है कि जनाब ये नाम तो हमने फाइनल अभी किया ही नहीं है। थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री से कुछ ना कुछ डिराइव ज़रूर करना चाहिए। चलते हैं चीफ अवामी स्टाफ की नॉमिनेशन और तैनाती के हवाले से। PTI तो एहतजाज कर रही थी ताकि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती को रोका जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी अपने अपने उम्मीदवार थे। याद है आपको जनरल आमिर के हवाले से था कि जी ये जरदारी साहब के उम्मीदवार हैं और हाफिज साहब जो हैं वो नून लीग के हैं। लास्ट मिनट तक पीपल्स पार्टी ने अपने पत्ते अपनी छाती से लगाए रखे, नहीं पता लगने दिया किसी को, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों में इत्तेफाक हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे भी मामला ऐसा अभी कहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा मामला है। मैं इसको ज़रा अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं थोड़ी सी तफसील आपको बताना चाहता हूँ इसकी। देखिए दुबई में जो मीटिंग हुई थी उसके हवाले से ये तासुर उभरा भी था, बाकायदा उभारा भी गया था कि बहुत अहम फैसले जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत ने किए हैं, क्योंकि ख़ास तौर से नवाज शरीफ साहब लंदन से फ्लाई करके पहले सऊदी अरेबिया आए, फिर सऊदी अरेबिया से वहाँ आए थे। तो एक बड़ी तफसील से मुलाकात हुई थी, टॉप लीडरशिप बैठी थी वहाँ। मरीम नवाज भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, दूसरी तरफ से आसिफ जरदारी साहब थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद थे। इसी तरह की एक मीटिंग और होने जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब लंदन वापस जाने की बजाय फिर दोबारा दुबई आ गए हैं और ख्याल ये है कि आसिफ जरदारी साहब भी किसी वक्त जाएंगे। ठीक है। तो एक तो यानी मुझे ज़ाती तौर पर अगर मैं सूरत हाल को सही तरीके से जज कर पा रहा हूँ तो मुझे लगता ये है कि इस नाम के ऊपर शायद इत्तफाक हो चुका हुआ है, लेकिन जैसा कि रवायत मैंने आपको बताई पहले भी, तो ये ज़रा थोड़ा सा, लेकिन इसके पस मंज़र में ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को जो अंडरस्टैंडिंग दी गई हो या अंडरटेकिंग दी गई हो, वो चूँकि उस पर अभी अमल नहीं हुआ है, तो लिहाजा उन्होंने थोड़ा सा एक दे हैव टेकन अ स्टेप बैक कि नहीं अभी हमारी तरफ वो से क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं ना। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने पहले ये मुतालबा किया था नून लीग से कि आप हमारे इन 5 बड़े जो हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब में, इनके मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा ना करें। सही है। याद है? फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि चूँकि जरदारी साहब ने बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की भी बात की है, लिहाजा एक ये मुतालबा आया पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पंजाब में आप उन्हें 20 से 25 सीटें जो हैं वो उनको दे दें। ये भी आपने और मैंने रिपोर्ट भी किया था मामला। तो ये हो सकता है कि इसके अंदर कहीं कोई ऊपर ऊंच नीच है, इसलिए थोड़ा सा फासला दिखाया जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म का नाम जो है वो मेरे हिसाब से फाइनल हो चुका है। अच्छा। अब लोगों को इस पर भी एतराज़ है कि क्या इसहाक डार वज़ीर आज़म बन सकते हैं कि नहीं बन सकते।
अच्छा, एक चीज़ जो उस हवाले से मैंने पूछनी थी वो पूछनी थी कि क्या ये जो थोड़ी हिचकिचाहट है इसकी एक वजह मौलाना हो सकते हैं? आपको याद होगा कि जब ये दोनों लोग मिले थे, दोनों पार्टीज़ बड़ी पार्टीज़ मिली थी, मौलाना ने बड़े एतराज़ात उठाए थे, फिर वजाहतें देना पड़ी थी। अभी जो मुशावरत हुई है वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से उसमें मौलाना को शामिल किया गया है? देखिए, इसके लिए बजाय इसके कि हम अंदाज़ा लगाएं, हाँ। हमदुल्ला साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के भी और अपनी जमात के भी और पीडीएम के भी, उनका कहना ये है कि अभी तक हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ। ये हो सकता है कि नून लीग ने ये फैसला कर लिया हो, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हतमी तौर पर मुशावरत जो है वो पीडीएम की जमातों में होगी और फिर ये नाम फाइनल होगा। अच्छा, ये बात तय है कि अगर नून लीग की तरफ से किसी का नाम दिया जाता है तो वो अब इसहाक डार ही होंगी, ये तो कम से कम तय हो सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से ये तो खुल के कह भी दिया गया है ना। बहुत सारे लोगों ने मतलब इसके ऊपर कमेंट किया है। मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि जनाब वो बिल्कुल बन सकते हैं, कोई जो है जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी वो उसके अहल है, वो डिलीवर कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने अलबत्ता थोड़ी सी मुख्तलिफ बात की है। उन्होंने कहा है कि देखिए वो अहल भी हैं और मुझे बुनियादी तौर पर इस पर कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन लोग एतराज़ करेंगे कि आप इंटरिम गवर्नमेंट में भी अपना बंदा लेके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एतराज़ बनता है। ये तो मेरा अगला सवाल था। लेकिन आपका सवाल तो आएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं है कि आप हर बार की तरह से इंपोर्ट करें बाहर से बंदा। कभी शौकत अजीज़ चले आ रहे हैं, कभी हफीज़ शेख साहब आके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कहीं मईन कुरैशी साहब बन रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जिनको ये एतराज़ है कि सेनेटर क्यों बन रहा है, तो चलिए ज़रा 2008 में चलते हैं जब सेनेट के चेयरमैन को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया था, याद है ना। तो इसके ऊपर भी कहीं कोई मुखाई साहब, आइडियली तो देखें ना, निगरान हुकूमत की निगरानी में इलेक्शन होना होता है, तो वो आइडियल तो ये सिचुएशन होती है कि वो इस तरह से किसी पार्टी के साथ मंसूब उस तरह से ना हो। लेकिन अब चूंकि एक और चीज़ आ गई हुई है कि सियासतदान ही जो है वो इस मनसब के लिए, फैसला पहले हो चुका कि ना कोई सहावी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा, ना कोई जनरल होगा, ना कोई जज होगा। तो फिर सियासतदान का ले के रह जाते हैं सियासतदान। और सियासतदानों का मैंने प्रेसिडेंट भी आपको बता दिया है कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है। दूसरी बात यह है कि यानी इसहाक डार साहब जो हैं उनको एक कॉन्टीन्यूटी का, जिसको कहते हैं ना, स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ की कॉन्टीन्यूटी चाहिए होती है। आईएमएफ के साथ डील की है उन्होंने, और आपको पता है कितनी मुश्किल डील थी, उसके ऊपर हम तफसील से बाद में बात भी करेंगे। तो इसलिए अगर इस बैक ऑफ द माइंड ये हो कि आईएमएफ के साथ चूंकि डील करना है आने वाली हुकूमत ने भी, अच्छा, और इंटरिम हुकूमत ने भी, तो क्यों ना एक ऐसे बंदे को लगा दिया जाए। एब्सोल्युटली। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से आईएमएफ से भी ये इंदिया उन्हें मिल गया है कि उनको भी कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। अब आ जाए जनाब, इसका जो आईनी पहलू है ज़रा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप थी ना, थोड़ा सा लेट आई थी आप, लेकिन बहरहाल आपके सामने हमने कमर दिलशाद से बात की टेलीफोन के ऊपर कि जनाब ये बताइए क्या कोई कदगन तो नहीं है इनके वज़ीर आज़म बनने में। अच्छा। उन्होंने कहा जी आईनी तौर के ऊपर कोई चीज़ रुकावट नहीं है, सिवाय इसके कि वो फिर आने वाले इलेक्शन में सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवार नहीं हो सकते। अच्छा, उसके ऊपर 2 साल की पाबंदी है। ठीक है, लेकिन इसहाक डार हमें अगली गवर्नमेंट में नहीं नजर आएंगे 2 साल। नहीं, ये तो बात ही नहीं है। अब ये पूरी बात नहीं सुनती ना। अब एक तो दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि लेकिन मार्च तक तो वो सेनेटर हैं और सेनेटर रहेंगे। अच्छा, ठीक है। मार्च में अगर उनकी हुकूमत जो है फिर दोबारा उनको नॉमिनेट कर देती है या उनको इलेक्शन लड़वाती है सेंटर का, तो कोई बार नहीं है। अच्छा, यानी कोई पाबंदी नहीं है। मतलब 2 साल की हमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि इस किस्म की कोई पाबंदी जो है वो नहीं है। यानी वो कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन वो सेनेटर बन सकते हैं, उस पे कोई पाबंदी सेनेटर बन सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है। तो इसलिए इसको अगर आप जिस भी एंगल से हम देखते हैं तो लगता मुझे यही है कि बुनियादी तौर पर इस नाम पे इत्तेफाक है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो एक टिकट ये भी चल रहे थे कि ये नाम जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल है। याद है ना, मैं और आप हंसे भी थे। तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। लेकिन फिर भी कुछ बातें होती हैं जो बंदा पूछना चाह रहा होता है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इसहाक डार साहब, अलबत्ता यहाँ एक बात अगर हम जिसको कहते हैं मौजूद सुखन के एतबार से कर दें कि कुछ लोगों ने ये बात भी चलाई थी कि जी शायद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी मोहसिन नकवी होंगे जो इसमें चीफ मिनिस्टर हाँ, ये बिल्कुल सुनी गई थी। तो वो खुद भी जो है इसकी मुसलसल तरदीद करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। लेकिन अब ये नाम आने के बाद वाजे हो गया कि किस तरफ जा रही है। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म होंगे, उनकी निगरानी में इलेक्शन होगा और फिर धांधली का
इनके जो भी इत्तेहादी हैं वो शोर नहीं करेंगे बाद में? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए गुजारिश ये है कि इलेक्शन करवाना जो है ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है, लेकिन उनकी निगरानी में होते तो हैं। उन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं वो फैसले जो इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक है, बुनियादी तौर पर इलेक्शन लड़वाना और इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और जो हाल ही में अमेंडमेंट हुई है उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल हो गया है। अब ना सुप्रीम कोर्ट डेट दे सकती है इलेक्शन की, ना सदर दे सकते हैं, ना असेंबली दे सकती है। ये डेट देने का कुल्ली इख्तियार अब जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। तो कई एतबार से इलेक्शन कमीशन चूंकि बहुत स्ट्रांग हो गया है, लिहाजा ये इलेक्शन करना उनकी जिम्मेदारी है। जो इंटरम गवर्नमेंट होती है, चाहे वो सूबाई लेवल पर है चाहे वो सेंटर पर है, वो फैसिलिटेटर है, इम्प्लीमेंटेटर ओब्लिग फैसिलिटेटर। उसने अमल कराना है उन बातों के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन कहेगा, और वो सारे काम करने हैं जिससे इसको शफाफ बनाया जा सके इस पूरे प्रोसेस को, और इंतखाबात के ऊपर उंगलियां ना उठे। सही है, ये है सूरत। ठीक है। और इसहाक डार साहब को मुमकिन तौर पर जो वजूहात हो सकती हैं उसमें एक वो मईशत वाली IMF वाली बात है, या उसके अलावा भी आपको लगता है? मैंने आपको एक अपनी तरफ से लॉजिक पेश की है, और वैसे ये होता यही है कि अगर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, निकलाएंगे। हाँ मेरे ख्याल से उनके नाम कुर्रा निकला भी इसी वजह से। अच्छा, कि वो एक ऐसे आदमी है जिनको मईशत के हवाले से हम जानते हैं और माशी तौर पे हमारे हालात बड़े खराब हैं, जिनके बारे में हमने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि लोग ये समझते हैं कि IMF से डील करने के वो एक्सपर्ट है। अच्छा, तो अगर इसको मान लिया जाए, IMF प्रोग्राम अभी चल रहा है हमारा, ऐसा वैसा चल रहा है। हाँ सही, ऐसा वैसा चल रहा है, हमको चलाई IMF रहा है। सही है, इन मोर देन वन। तो वो अगर सामने रहेंगे पाकिस्तान के फेस के तौर पर या वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर, तो IMF भी मुतमईन रहेगा। ये आप कहने की कोशिश करें कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की। ठीक है जी, तो फिर ब्रेक ले लेते हैं। अब तो आपने बात दिया, आपने कहा इधर भी काबिल कबूल है, उधर भी काबिल कबूल है, सारे फैसले हो गए हैं, तो ऐसे बस अब तो फिर पहेलियाँ बुझवाई जाए ना आवाम के लिए कि नहीं जी अभी नहीं, हमने नहीं तय किया, 3 रुकनी कमेटी बैठेगी, ये होगा वो होगा। तो बहरहाल नाम जो है वो बुखारी साहब की बातों से ऐसा मुझे लग रहा है कि बस अब हो ही चुका है फाइनल, समझिए। लेकिन एक बात मैं और ऐड कर दूँ इससे पहले कि आप ब्रेक पे जाएं। देखिए नून लीग को इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर जिसको कहते हैं ना पंजाबी जुबान में सुई नहीं फंसानी चाहिए। सही। अगर इसके ऊपर PDM की जमातों को एतराज़ है, अगर इसके ऊपर और कोई टेक्निकल हिच है, तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अच्छा। जिनके ऊपर गौर हो सकता है। लेकिन किसी जर्नलिस्ट ने पूछा इसहाक डार साहब से कि जी आप सुना है निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, उनका जो भी पार्टी जिम्मेदारी मुझे देगी वो मैं निभाने की कोशिश करूँगा, और इससे आगे उन्होंने फिर कुछ और नहीं, तो फिर डिनाई तो उन्होंने बहरहाल नहीं किया। लेकिन अच्छा, फिर अब देखें, आपने रोक लिया था, ब्रेक लेते रहते सवाल एक और आ गया। मैं जानना ही चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर इस चीज़ के ऊपर मान चुकी है, मतलब अगर आपको लगता है कि मान चुकी है, तो ये भी कोई डील होगी, कुछ लो और दो की पॉलिसी होगी, उन्होंने कुछ मनवाया? सियासत में लो और दो के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। सही। इसको इसके बारे में कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, इट्स गिव एंड टेक। अच्छा, तो यानी अगर इस नाम के ऊपर माने तो यकीनन उसे अगर मानेंगे तो कुछ ना कुछ मनवाया भी होगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ में। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अवाम के ऊपर महंगाई का एक और जो है अटैक हुआ चाहता है, और वो बिजली के निर्ख बढ़ाने की सूरत में। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ये दावा कर रहे हैं कि बिजली के बिल का जो या बिजली की कीमत का जो बोझ है वो गरीब आदमी के ऊपर नहीं पड़ने देंगे, और तकरीबन 63% घरेलू सार्फिन पर इजाफे का बोझ जो है वो नहीं पड़ेगा। और ये भी आपको बता दें कि ये सब हो रहा है IMF की फरमाइश के ऊपर, क्योंकि IMF की एक कड़ी शर्त थी कि बिजली के निर्ख जो हैं वो बढ़ाए जाएँ। बुखारी साहब, ये दावे तो इस तरह के किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से अवाम उससे इफ़ेक्ट होते हैं, और फिर एहतजाज भी होते हैं, लोग बिजली के बिल भी फाड़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। बिजली के बिल तो पहले ही जो है वो काबू से बाहर थे, उसके ऊपर से गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, पंखे, फ्रिजें, AC तो खैर गरीब आदमी के पास क्या ही होने, उसके ऊपर से और इजाफा और जो बोझ है, किस तरीके से अवाम जो है वो बर्दाश्त करेंगे? वो शायर ने कहा था कि मारा वो दिल पे तीर के निकली है हाय हाय। ये बिजली का जिक्र करके तुमने कितनी तकलीफ पहुंचाई है इस वक्त मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। जिक्र करना भी तो ज़रूरी था ना, तकलीफ एक्चुअली हो रही है लोगों को। देखिए गुजारिश ये है कि जितनी मर्जी तसल्लियाँ दें वज़ीर-ए-आज़म साहब, लेकिन इसने जो तबाही फैलाई है इस बिजली के निर्ख बढ़ाने ने पहले भी, और अब तो खैर मेरे ख्याल से ये इंतहा कर दी उन्होंने। ज़रा उनका पहले फ़लसफ़ा सुने क्या है। उनका फ़लसफ़ा ये है कि जी 63% जो है
उनके ऊपर इसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। मान लिया बिल्कुल जनाब, मगर वो 63% हैं कौन? गरीब लोग हैं जिनका बिल 200 से ऊपर नहीं है, जो 1 पैसा टैक्स नहीं देते। तवज्जो से मेरी बात सुन लीजिएगा इस वक्त। ये जो 37% है, इसमें से ऊपर के जो 10% हैं वो वैसे ही आपको लिफ्ट नहीं कराते, क्योंकि आपने उनको टैक्स ना लगाया है, ना वो देते हैं। रह गए के पीछे 27% पूरी की पूरी लॉट जो है वो सैलरीड क्लास है। जब कभी आप टैक्स बढ़ाते हैं, ये 27% की ऐसी तैसी फिर जाती है। वो आशा, आपने गन्ने का रस निकालने वाली मशीन देखी? हाँ, जिसमें गन्ना डालते हैं। उसमें आपने गन्ना डाला, रस निकला, उसकी तसल्ली नहीं होती। वो फिर उस गन्ने को दोहरा करके फिर दोबारा डाल देता है उसमें से। अच्छा, ये फिर उसमें जो बाकी कतरे रह जाते हैं वो भी निचोड़ लेता है, तब भी उसकी तसल्ली नहीं होती। फिर उसको 4 दफा तय करके फिर उसको घुसेड़ देता है, कतरा कतरा वो निचोड़ लेता है। यही हाल जो है उस 27% का हो रहा है। ये 27% हमारी मिडिल जिसके क्लास है। ऊपर जब कभी आप बिजली का करने बढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा उसको तकलीफ होती है। और जब कभी आप नया टैक्स लगाते हैं, उस 27% की ऐसी की तैसी हो जाती है। वाहिद साहब, ये कितनी गलत स्ट्रैटेजी है कि आप एक ही जो परसेंटेज 27% की आप बात करें, उसी में से सब कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों के लिए आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। मैं थोड़ा सा इसकी और वजाहत करना चाहता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे ज़्यादा बिजली की चोरी कहाँ होती है? जहाँ साहिब इक़्तिदार, साहिब इख्तियार तबका रहता है। मैं आपको लाहौर की बात बताऊँ तो सबसे ज़्यादा चोरी होती है गुलबर्ग में। अच्छा, आपको पता ये है? पॉश इलाका है लाहौर का। पॉश इलाका है, वहाँ सारे या इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, या बड़ी बड़ी तनख्वाहों वाले लोग रहते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या मतलब है जो भी ऐसा शोबा है जिस पर इकॉनमी का दारोमदार है, वो लोग टैक्स देते ही नहीं है। एग्रीकल्चर, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की कोठियाँ आपको गुलबर्ग में मिलेंगी, एग्रीकल्चर के ऊपर वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। देखें, जो बात सोचने की है वो ये है कि अगर आपकी इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से वो 27% जो तबका है वो अगर डिफॉल्ट पे चला गया, तो कौन देगा आपको टैक्स? ये सारी IMF की पॉलिसियां, ये सारे आपके बजट, ये सारी आपकी इकोनॉमी जो ज़मीबोस हो जाएगी। खुदा के वास्ते रहम करें उस 27% लोगों के ऊपर जिनको आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देखिए, IMF आपसे जो कुछ भी कह रहा है वो अपनी जगह है। आपने अगर गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ना बनाई होती तो आज हम IMF के फंदे में ना फंसे होते। आपने अपनी पॉलिसियाँ ठीक नहीं बनाई, इसीलिए आपके ऊपर IMF जो है वो हावी है। हमारी साबका हुकूमतों ने जो इकदाम किए, हत्ता के स्टेट बैंक तक को गिरवी रख दिया IMF के पास, याद है आपको? तो IMF को का रोना जितना मर्जी आप रो लें, लेकिन आप जो अपनी पॉलिसी साजी करते हैं, जो बजट बनाते हैं, जब आप नए टैक्सेस लगाते हैं, तो आप एक ही तबके को उस गन्ने के रस की तरह से निचोड़ते चले जा रहे हैं। और फिर वो डाल आप IMF के ऊपर देते हैं। करेक्ट, और डाल देते हैं आप मलबा, कभी IMF के ऊपर, कभी पिछली हुकूमतों के IMF आपको ये भी तो कहता है ना कि आप सारे लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर के आए, वो आप करते नहीं हैं। लेकिन आप एक ऐसे तबके को जो पहले ही टैक्स दे रहा है आपके मुल्क में, उसके ऊपर मजीद जो है वो टैक्स लगाई जा रही है। यही बात मैं बार बार यानी जोर दे के कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, एग्रीकल्चर टैक्स की जो है उसकी वसूली को यकीनी बनाएं। जो घुरगाज हैं, जो इस मुल्क को नोच रहे हैं, जो इस मुल्क से वो गन्ने का रस निकाल रहे हैं, उस तबके के ऊपर टैक्स लगाएं ताकि आपकी टैक्स के जो वसूलियाँ हैं उनमें इजाफा हो, और आप IMF की कड़ी शर्तें मानने की बजाय इंडिपेंडेंटली अपनी इकॉनमी के फैसले कर सकें, और एक आम आदमी को, एक सैलरीड क्लास को आप रिलीफ दे सकें। ऐसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। और जो IMF की रिपोर्ट है उसका भी तज़किरा करना बहुत यहाँ ज़रूरी है। वो ये कि उन्होंने कहा कि जनाब इसहाक डार साहब और शौकत तरीन साहब जो हैं, ये दोनों जिम्मेदार हैं IMF का मुआहदा ताख़ीर से होने में। अच्छा, इनको उन्होंने बहुत क्वालिफाई भी किया है। आगे उन्होंने कहा है कि जी आलमी मालियाती फ़ंड ने नाकाम 4 साला तोसीही फ़ंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम को खोया हुआ मौका करार देते हुए कहा कि शौकत तरीन और इसहाक डार की मुआशी सरपरस्ती में PTI और PDM की हुकूमतों ने गैर जिम्मेदाराना तौर पर बजट में इजाफा और शरह तबादला में मदाखलत की। सही है। अब आप देखिए, जवाब पेश कर रहा है IMF
कि इन दो हुकूमतों के इन दो बंदों ने पॉलिसीज ठीक नहीं बनाई, पॉलिसीज गलत बनाई, ताखीर की, जिसकी वजह से IMF का मुआहदा जो है वो लेट हुआ है। और तो इसकी जिम्मेदारी तो फिर दोनों पे आती है ना, इसहाक डार भी है, शौकत तरीन मेरे भी ख्याल से इसमें कोई हुकूमत भी मुबर्रा नहीं है, मुबर्रा नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि अगर सज़ा मैंने और आपने भुगतनी है, जो सैलरीड क्लास है जिसका हमने जिक्र किया जो 27% है, अगर उसने सज़ा भुगतनी है तो फिर हमारे लिए शौकत तरीन साहब और दीगर जो लोग भी हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। IMF जो है उसको तो अपने पैसे वापस लेने के लिए हर वो शर्त आयद करनी है जिससे उनको ये कतन कोई ताल्लुक नहीं है कि सैलरीड क्लास उससे मुतासर हो रही है, गरीब मुतासर हो रहा है, टैक्सनेस नहीं बढ़ रहा है, बड़े जो हैं घुरगाज उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है। इस चीज़ के ऊपर वो जोर देते रहे हैं, लेकिन देखिए जोर देना, लेकिन फिर भी इवेंचुअली उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके सारे मुतालबात पूरे हो रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जो एग्रीकल्चर टैक्स है ये बुनियादी तौर पर गरीब किसान के ऊपर तो है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि उसको तो सारे 12 एकड़ तक की जो लैंड होल्डिंग है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन जो बड़े लैंड ओनर्स हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, वो टैक्स नहीं देते हैं। वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। टैक्स चोरी और टैक्स देखें, टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, ये दो जुर्म जो हैं ये आम आदमी नहीं करता है, ये सारे बड़े बड़े घुरके करते हैं। और उसकी वजह से आज हम जिस नौबत को पहुंचे हैं जिनको पता है कि उन्होंने निकल आना है इसमें से। अच्छा, ये बुखारी साहब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये पिछली वाली चीज़ में से रह गई, ये 200 यूनिट वाले सारिफीन कौन से हैं? मुझे गर्मी में अगर मतलब अगर आप थोड़ा तखमीना लगा के बताएं कि उसमें क्या क्या होता है। देखिए ये तो उन घरों की बात कर रहे हैं जहाँ एक पंखा और एक बल्ब जलता है, क्योंकि अगर फ्रिज साथ चल जाती है फिर 200 यूनिट से ऊपर जाती है बात। यानी मैं आपको आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये 200 यूनिट का जो ढकोसला है, इससे मेरा ख्याल है 1% 1.5% लोग जो बिल्कुल ही गए गुजरे हैं उनको कोई फायदा पहुंच रहा हो तो पहुंच रहा हो, लेकिन एक आम आदमी जो है वो तो 200 यूनिट तो ऐसे फिरकी में ख़त्म होते हैं। अगर एक घर में 3-4 बच्चे हैं, 2 कमरे हैं, वहाँ 2 जगह पंखा चलेगा, AC का तो आप ख्वाब देखना भी छोड़ देना। AC तो फ्रिज जो बड़ी बेसिक ज़रूरत है आजकल। देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इससे रिलीफ किसी को नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो रिलीफ उनको मिल रहा है जिनके ऊपर जितना भी टैक्स आप लगाएं वो अफोर्ड कर सकते हैं देना। तो मेरे ख्याल से इस पॉलिसी के ऊपर हुकूमत वक्त को दोबारा सोचना पड़ेगा। ये जो सब्सिडीज़ का जो ढकोसला है, मैं इसको ढकोसला कहने से बाज नहीं रह सकता। तो बुखारी साहब ये जो उन्होंने कहा कि 63% घरेलू सार्फिन पर इजाफे का बोझ नहीं पड़ेगा, फिर वो कहते हैं कि 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। तो इनको लगता है कि ये जो 63% घरेलू सार्फिन है वो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये एजम्पशन है। जैसा आपने कहा कि जिस किस्म की कहर की गर्मी पड़ रही है, दिन रात पंखे चलेंगे तो कोई, और अगर घर में एक फ्रिज भी चलेगा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो 200 को शूट ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकली ये रिलीफ किसी के लिए भी नहीं है। सही है, यानी किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ ढकोसला है कि गरीब आदमी के ऊपर हम इसका इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ने दे रहे। बहरहाल इस तरीके से जिस रफ्तार के साथ बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और इन पर कोई कंट्रोल उस तरह से नहीं हो रहा है, हुकूमत जो है वो सिर्फ तसल्लियाँ देने पे रह गई है। और जिस तरह कि हमने अभी आपको खोल कर बता दिया कि आखिर वो 200 यूनिट वाले खुशकिस्मत कौन होंगे और उनका लाइफस्टाइल क्या होगा, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनकी तादाद जो है वो 63% है। तो मुझे तो लग रहा है जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि उनके दौरे हुकूमत में इतने लोग जो हैं वो गरीब हो चुके हैं कि 63% लोग हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घराने। आई डोंट नो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ये तखमीना लगाया गया है। बहरहाल अवाम इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। तो ही इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो चुके हैं। गिरफ्तारी का हुक्म दिया जा चुका है और ये भी कहा गया है कि कल 10 बजे से पहले जो है वो गिरफ्तार करके पेश किया जाए। बुखारी साहब क्या होने वाला है यहाँ? क्या आपको लगता है कि ये वो केस है जिसमें वो गिरफ्तारी हो सकती है जिसके हवाले से चेयरमैन PTI जो है वो बार बार प्रेडिक्ट करते रहे, वो कहते हैं कि कभी भी किसी भी केस में जो है वो गिरफ्तारी हो सकती है? अगर यही मामला है तो फिर आज की रात तो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर सुबह 10 बजे पेश करना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से अगर मेरे बस में हो तो मैं PTI के चीफ को एक गोल्ड मेडल पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मुल्क की अदालत चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, चाहे हाई कोर्ट लेवल की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट लेवल की हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, जितने साल तक वो चाहें कि मैंने पेश नहीं होना,
दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उनको। अच्छा। ठीक है, ये एक अलग फिर बात है कि हमारी अदालतें उनको ज़मानतों का जुम्मा बाजार लगा के बैठी होती हैं। जो जुर्म उन्होंने अभी नहीं किए हैं उसकी भी ज़मानत है, जो जुर्म उनको नज़र नहीं आ रहे हैं उसकी भी ज़मानत है। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। एक बात स्टेड फास्टनेस है ना, आपने एक टफ रवैया इख्तियार किया हुआ, मैंने नहीं पेश होना। अब 3-4 केसेस का हम हवाला देते रहे, उसकी बात जरूरी है इस वक्त करना। वो लेकिन है बहुत सारे तोशा केसेस खाना। में वो पेश भी होते रहे हैं। देखे ना, तोशा खाना केस है, हाँ। टेरियन खान केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, आज तक वो उसकी किसी अदालत में नहीं गया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो भी स्पेसिफाई किया उन्होंने कि इनमें पेश होना, इनमें नहीं नहीं जाना, होना। क्योंकि जब जाएंगे वहाँ फर्द जुर्म आयद होगी और ट्रायल शुरू हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, उनके वकीलों ने इस कमाल की फुर्तियाँ दिखाई कि फॉरेन फंडिंग केस 8 साल तक पेंडिंग रहा। तोशा खाना केस का ट्रायल ही शुरू होकर नहीं दे रहा, एक के बाद दूसरी दरखास्त, दूसरी के बाद तीसरी दरखास्त, तीसरी के बाद चौथी दरखास्त। कभी वकील नहीं है, कभी इस जज पे एतबार नहीं है, कभी वो आ नहीं सकते, कभी उनकी जान को ख़तरा है। इतने जवाज़ात पेश करके 14 महीने हो गए हैं, अब तक कोई अदालत अपनी मर्जी से उनको तलब नहीं कर सकी। पेश वो ज़रूर हुए हैं जहाँ उन्होंने चाहा है कि मैंने जाना है। अच्छा। ठीक है, कभी वो बाल्टी पहन के चले गए वहाँ पर। बाल्टी पहनने का भी तो नया फैशन निकला है ना, एक ये मैंने सुना पेरिस में ये इजाद हुआ है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। एक लीडर जिसके बारे में उसके फॉलोअर ये समझते हैं कि ये बहुत निडर, बहुत जुर्रतमंद और बहुत दबंग लीडर है, उसको ना बाल्टियाँ उड़नी चाहिए, ना अदालतों से रूगर्दानी करनी चाहिए। हमारे सामने मिसालें हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने अदालतें भुगती, हत्ता के हैंग हुए। एक मिसाल नहीं है, हत्ता के डिस्क्वालीफाई हुए, हत्ता के इक़्तिदार से निकाले गए, हत्ता के बीवियों के खिलाफ केसेस हुए, बेटियों के खिलाफ केसेस हुए। हम सामने है ना, आसिफ ज़रदारी की बहन को रात को अस्पताल से उठा के ले गए अडियाला जेल में। मरियम नवाज को अपने बाप की हाल पूछने के लिए वो जेल गई थी, वहाँ से ले गए उठा के। लेकिन खान साहब का कोई बाल बीका नहीं कर सकता। ये आखिरी कोशिश है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि वो वहाँ भी पेश नहीं हो रहे। सही। तौहीने इलेक्शन कमीशन के केस में पेश नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है, अब अदालतें और इलेक्शन कमीशन में चिढ़ गए हैं। अच्छा, उनका कभी ख्याल- गिरफ्तारी हो जाएगी आप ये कह रहे हैं? क्योंकि वो चेयरमैन पीटीआई तो ये कह रहे हैं कि इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे निगरान हुकूमत बनने से पहले जो है वो गिरफ्तार देखिए, कर उनके लिया। पास उसके पीछे लॉजिक है। उन्होंने एक मैकेनिज्म इजाद किया है खान साहब ने। कल उनका कोई वकील हाई कोर्ट चला जाएगा कि जिनको गिरफ्तारी से रोके, अच्छा। कटाक से रिलीफ। अच्छा, तो ये आप ये कितनी, एक दफा नहीं, दर्जनों बार हुआ है। ये दर्जनों बार उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। नहीं बुखारी साहब, मैं क्या समझूं? आप ये कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार नहीं हो सकते, भाई वो नाकाबिले गिरफ्तार हैं, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कभी भी किसी भी केस में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब तक अदलिया फैसिलिटेटर का किरदार अदा करती रहेगी, खान साहब को पाकिस्तान में कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, पीरियड। ठीक है जी। देखिए, गुजारिश ये है, अब जो बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है वो ये है कि खान साहब बार बार झूठ बोलते हैं, उनके वकला झूठ बोलते हैं, झूठे प्रेमिसेस के ऊपर अदालतों से रिलीफ लेते हैं और हुडविग कर रहे हैं पूरे जुडिशल प्रोसेस को। ठीक। अब आ जाए, आप थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर लें इस हवाले से कि जो आज पेशी हुई थी असद उमर साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने कोरा झूठ बोला सफ़ेद कागज़ की तरह से। वो कहते हैं जी, साइफर को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने का तासुर गलत है। मेरी तरफ देखें, इस्लामाबाद में वो जिस जलसे को कहा था कि लाखों का मजमा है, जिसमें वो कागज़ लहराया था ऐसे ऐसे करके, क्या कहा था उन्होंने? ये साजिश है, ये साजिश अमेरिका ने की है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, ये साजिश अमेरिका की इम्पोर्टेड है, याद है? और क्या होता है जी सियासी इस्तेमाल? तो कोरा झूठ बोल रहे हैं। आगे चलिए। वो ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था उसमें साइफर को तस्लीम किया गया था कि साइफर है। यस, साइफर था, सही है। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा था प्रोग्राम में, उसकी 5 कॉपीज आती हैं
उसकी 2 कॉपीज जो हैं वो एक DGISI को जाती है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाती है। उसके ऊपर उन्होंने फिल फॉर एक्शन इनिशिएट किया और पाकिस्तान की 2 एपिक एजेंसीज जो हैं MI और ISI, उन दोनों को डिप्यूट किया कि आप पता लगाएं, इन्वेस्टिगेट करें डीपली इसमें कि इसमें कोई साजिश का एलिमेंट तो नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट बैक किया कि देयर इज नो साजिश एट ऑल एक्सेप्ट फॉर वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं साइफर में, दे वर अनगार्डेड, अनडिप्लोमेटिक एंड ऑब्जेक्शनेबल। फाइन। ये आज तक किसी बंदे को आपने हुकूमत के कहते सुना है कि ये बात झूठ है? ये तो है, ये तो फैक्ट है। लेकिन उसमें जो साजिश का ताल्लुक है, फिर उसके बाद वो हवाला देते हैं कि कौमी सलामती के इजलासों में भी इस साइफर को तस्लीम किया गया। फिर वो ठीक है। उन दोनों मीटिंग्स में भी इसके ऊपर गौर व गौस हुआ और ये तय किया गया कि डिमार्श किया जाए, यानी आप अमेरिका को थोड़ा सा गुस्से का इजहार करें कि आपकी ये हरकत हमें पसंद नहीं आई है। लेकिन में और हुकूमत गिराने की साजिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब खान साहब ने झूठ बोला था, अब उनके 2 जो मुसाहिबीन हैं वो खुला झूठ बोल रहे हैं। बुखारी साहब, बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया है। मतलब मैं फिर एक दफ़ा पूछ लेती हूँ अपनी तसल्ली के लिए, नाजरीन की तसल्ली के लिए, गिरफ्तारी होने जा रही है या नहीं? आप तो कह रहे हैं कि नहीं हो सकती जी गिरफ्तारी। मैं तो कह रहा हूँ कि इसका कोई ना कोई रास्ता वो निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप प्रोग्राम बंद करें, ये सैलाब ने जो तबाही मचाई हुई है इसका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। 133 लोगों की जान जा चुकी है। वाकई बहुत ज़्यादा खतरा है सैलाब का। 133 और अभी तो इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो मानसून शुरू हुआ है बिल्कुल, और अभी हिंदुस्तान जो जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार किए हुए है वो अपनी जगह है। सुतलज और रावी में पानी छोड़ा है उन्होंने, जो तबाही वो मचा रही हैं वो अभी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कितनी तबाही हुई है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, इंसानी जानें गई हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, बस्तियां की बस्तियां पानी में डूब गई हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी ये मानसून की शुरुआत है और अभी हम जो है वो इतना नुकसान जो है वो देख चुके हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी मूसलाधार बारिशों की प्रेडिक्शंस हैं। रेड अलर्ट जो है वो जारी हो चुके हैं सैलाब के हवाले से। अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क को, मुल्क के बासियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला ही को खैर और करम जो है वो कर दे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है और उसका शिकार जो है वो बन रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, तब तक के लिए अपना अल्लाह हाफ़िज़।